एक वीक पहले मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड का मैसेज आया, आई नीड योर हेल्प। क्लोज़ फ्रेंड है, ऑलमोस्ट सेम एज, बड़ी स्वीट सी फैमिली, दो प्यारे बच्चे। उसने मेरा वो वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने कॉर्पस कंप्यूटेशन के मेथड्स बताए थे। उसको करने के बाद उसे समझ में आया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा डिलेड है। लाइफ की बहुत सारी डिफरेंट प्रायोरिटी, चाहे वो जॉब, फैमिली, इन सब के बीच में वो इन्वेस्टमेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज जब वो कॉर्पस कंप्यूट कर रहा है तो उसे लगता है कि शायद टाइम बहुत कम है और उसे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे रिकवर करेगा। मुझे लगता है ये अकेले उसकी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ अ चैलेंज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में मेरे और मेरे फ्रेंड के हुए सारे कॉन्वर्सेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के फॉर्म के अंदर इस्टेब्लिश किया है, जो कि शायद आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हेलो जी, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद रिसेंटली मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है। और मैं अपने इन वीडियो और चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये फ्रेमवर्क, जिसे मैं 3R फ्रेमवर्क बोलता हूँ, इसके 3 स्टेप हैं: रियलाइज़, रिपेयर एंड राइज। ये फ्रेमवर्क वो किसी भी इंसान के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा डिलेड है और उसे अपने लॉस्ट ईयर्स को रिकवर करना है। रियलाइज स्टेप में हम कुछ ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिसके कि जवाब हमारी कुछ आगे आने वाली जर्नी के लिए फाउंडेशन की तरह से काम करेंगे। रिपेयर स्टेप के अंदर हम पास्ट में की हुई कुछ गलतियों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और राइज स्टेप के अंदर हम अपनी जर्नी को एक्सेलरेट करने के मेथड्स ढूंढेंगे। हर एक स्टेप में मैंने कुछ एक्शंस डिफाइन किए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चेकलिस्ट अटैच कर दी है जो कि आपकी इस जर्नी को ट्रैक करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए इस फ्रेमवर्क को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है रियलाइज। रियलाइज स्टेप का पहला एक्शन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक कि इस सिचुएशन को पूरी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इसे फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। मैं एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि हमें सेल्फ डाउट पे चले जाना चाहिए और सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती हो गई है। जबकि ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर करते हैं। जब इसे फैक्चुअल सिचुएशन की तरह ट्रीट करेंगे तब इसको एक मिशन की तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए एक टाइमलाइन सेट की जा सकती है, इसके कुछ गोल डिफाइन किए जा सकते हैं। ये गोल हो सकता है कि एक्स अमाउंट ऑफ कॉर्पस इस सर्टन पीरियड के अंदर हमें अचीव करना है। रियलाइज स्टेप का सेकेंड एक्शन जो आपको लेना है वो है डिस्कशन विद योर फैमिली। फैमिली में चाहे अर्निंग मेंबर एक हों या एक से ज़्यादा हों, बट फिनेंशियल गोल्स मिल करके ही अचीव हो सकते हैं। और ख़ासकर अगर ये रिकवरी प्लान है जिसमें कि शायद कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो फिर ये शायद अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस जर्नी के अंदर हो सकता है कि आपको वो ड्रीम वेकेशन जो आपने सोचा था वो कुछ सालों के लिए असाइड रखना पड़ेगा, या फिर वो कार ख़रीदना या उसको अपग्रेड करने का जो प्लान है उसको भी रिविज़िट करना पड़ेगा। तो अगर आपने अपनी पूरी जर्नी और आपका टारगेट या आपके चैलेंजेस अगर आपने अपनी फैमिली को ट्रांसपेरेंटली नहीं बताए हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। हम अक्सर बच्चों की विजडम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हो सकता है इस जर्नी के अंदर बच्चे आपके इस गोल को अचीव करने में आपका हाथ बटा सकें। रियलाइज स्टेप के अंदर जो अगला एक्शन आपको लेना है वो है टेकिंग स्टॉक ऑफ योर करंट इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटीज़। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स या हमारी सारी लाइबिलिटीज़ को हमने एक साथ रख करके कभी भी नहीं देखा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कौन सा जो एलिमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कैसा है, ये हम शायद देखते नहीं हैं। इवन लोन के केस में भी एक बार जब वो लोन ले लिया उस समय वो जो इंटरेस्ट रेट था, टेन्योर था, हमने तब देखा। उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली उसको हम रिविज़िट करके कभी देखते नहीं हैं।
एक वेग आइडिया होता है कि हाँ वो प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी थी वो डबल हो गई है, या वो म्यूचुअल फंड जो है वो 30% रिटर्न दे रहा है। बट अगर जब तक कि उसको ड्यूरेशन के साथ रख करके नहीं देखते हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं करते हैं, कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे लोन्स और अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ रख करके देखना है, जिससे आपको अपनी नेटवर्थ पता चलेगी, आपको अपनी लाइबिलिटीज़ पता चलेंगी और कितने ड्यूरेशन तक ये लाइबिलिटी रहने वाली है ये भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड के लिए कुवेरा या कैम्प्स जैसी कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए एक्सेल शीट काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है, जिसमें कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रख करके मैं आपस में इनको कंपेयर करता हूँ। अगला स्टेप जो आपको लेना है वो है ट्रैकिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस। अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी हुई है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करने से पहले सबसे पहले ये ढूंढता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है और उसको रोकने की कोशिश की जाए। एक्सपेंस ट्रैकिंग काफ़ी हद तक उसी की तरह है, जहाँ पर कि हम अपने फिनेंसेस के अंदर हो रही ब्लीडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि एंड में आप ये निकाल पाएँ कि आपके कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी नीड्स हैं, जैसे कि आपके ग्रोसरी एक्सपेंसेस, बच्चों के स्कूल बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, ये सभी जिनके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके वांट्स हैं, वो वेकेशन या आपके वीकेंड ट्रिप्स या किसी भी तरीके की शॉपिंग, इसको आप वांट कैटेगरी में डालेंगे और अपने पूरे एक्सपेंस को एक साथ जोड़ करके देखेंगे। इसके लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, बट मेरे लिए एक्सेल शीट काफ़ी हद तक सफिशिएंट है, जहां पर कि मैं बैंक स्टेटमेंट्स और अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को एक साथ रख करके इस तरीके का एनालिसिस करता हूं। अब इसी के साथ हम अपने फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो कि है रिपेयर। इसमें हम पास्ट की कुछ गलतियों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे और स्टेप 1 में किया हुआ एनालिसिस और जो हमने फाउंडेशन स्टैब्लिश की है वो यहाँ पर यूज़फुल होने वाली है। रिपेयर का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। लोन रिस्ट्रक्चरिंग में लोन क्लोजर सबसे ऑब्वियस तरीका है रिस्ट्रक्चर करने का। कोई भी लोन अगर वो एसेट क्रिएशन नहीं कर रहा है तो उसको जितना जल्दी क्लोज किया जाए वो उतना बेहतर है। इसका मतलब पर्सनल लोन, कार लोन्स, बाय नाउ पे लेटर लोन, ये सभी लोन जितने अग्रेसिवली फिनिश किए जा सकें उतना बेहतर होता है। इन सभी लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और इनकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर इम्पैक्ट हमेशा पड़ता रहेगा। मेरे पर्सनल केस के अंदर मैंने होम लोन के अलावा कोई लोन नहीं लिया। शुरू में एक कार लोन लिया था और विद इन अ ईयर मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि कार लोन जो है मेरे फिनेंसेस पर एक ड्रेन है और मेरी कार की कॉस्ट को ज़बरदस्ती इन्फ्लेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सका अग्रेसिवली पैसे डाल करके उस लोन को क्लोजर कर दिया। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है इंटरेस्ट रेट ऑप्टिमाइजेशन। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट एक कमिट कर दिया है तो वो पत्थर की लकीर है और वो कभी बदल नहीं सकती है। ऐसा नहीं है। बैंक के पास मैकेनिज्म होता है जहाँ पर कि आप इंटरेस्ट रेट को रीनिगोशिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे हो या फिर कोई एक नॉमिनल फ़ी पे करके आप उसे रीएडजस्ट करवाना चाहें। अगर बैंक इसके लिए रेडी नहीं है तो आप अपना लोन किसी और बैंक के पास भी शिफ्ट करा सकते हैं। इसके अलावा देर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑल्सो। जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने लोन को किसी और मैकेनिज्म में शिफ्ट कर सके जहाँ पर कि वो किसी कोलैटरल बेस्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक बेस्ड हो, उसमें आपके इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अगर आप एसबीआई का ही एग्जांपल देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिक्योर्ड लोन जो कि कोलैटरल बेस्ड है उसका परसेंटेजेस काफ़ी कम होगा। सो टिल द पीरियड आप अपना लोन क्लोजर के लिए जाते हैं तब तक आप उसे लोअर इंटरेस्ट के ऑप्शंस में मूव भी कर सकते हैं।
पर्सनली मैंने अपने एसबीआई के होम लोन को 2 बार रीनिगोशिएट किया उसका इंटरेस्ट रेट, और उसके लिए एक नॉमिनल फ़ी थी, बट स्टिल इट वाज बेटर फॉर मी इन ऑर्डर टू डू दैट। रिपेयर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको लेना है वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 1 में किए हुए एनालिसिस से आपको एक बात समझ में आई होगी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी लो यील्ड हैं। जस्ट बिकॉज उनको किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर कमिट कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पूरे टेन्योर पे चलाना ज़रूरी है। आप उसे टाइम से पहले भी ब्रेक कर सकते हैं, और उससे आने वाले पैसे को या तो आप लोन में मूव कर सकते हैं या फिर किसी हाई यील्ड ऑप्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। मोस्टली फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस स्टेप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके रखेंगे, लेकिन आप इसको परसिस्टेंट होकर के आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एफडी है तो वो उसको ब्रेक करके उसका पैसा जो है आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर किसी बॉन्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। कोई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका पैसा आप किसी ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर मूव कर सकते हैं। मेरे पर्सनल केस के अंदर मैंने 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कराया बिकॉज उनके यील्ड काफ़ी ज़्यादा कम थे। इसमें एक बहुत ही ऑब्वियस स्टेप है कि अगर आपके लोन का इंटरेस्ट परसेंटेजेस आपके इन्वेस्टमेंट के यील्ड से ज़्यादा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप उस इन्वेस्टमेंट को इमीडिएटली लोन क्लोजर के लिए यूज़ कर लीजिए। रिपेयर स्टेप के अगले 2 एक्शंस थोड़े से अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, बट इनको लेना हमारी इस रिकवरी जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला एक्शन जो लेना है वो है डिस्कार्डिंग अनयूज्ड एक्सपेंसिव आइटम। हम सभी कुछ न कुछ इमोशनल परचेजेस ज़रूर करते हैं। वो कैमरा उस एक्साइटमेंट के साथ जो ख़रीदा था कि बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करेंगे, बट इवेंचुअली वो एक फ़ोन से रिप्लेस हो चुका है। वो एक साइकिल जो कि सोचा था कि लॉन्ग राइड्स होंगी, बट इवेंचुअली 6 महीने से अनयूज्ड पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा और इससे आने वाले पैसे को हमें इमीडिएटली यूज़ करना पड़ेगा किसी हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर। ये पैसे कई बार हो सकता है लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट ये सारी चीज़ें मिल करके एक लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके पास बन सकती है। मैं ये एक्सरसाइज काफ़ी रेगुलरली करता हूँ। रिसेंटली मैंने अपना एक टैबलेट जो कि बड़े एक्साइटमेंट से मैंने ख़रीद लिया था बट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, उसको मैंने बेच दिया और वो पैसा मैंने इमीडिएटली किसी एक हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर मूव कर दिया। और इसी लाइन पर अगला एक्शन जो आपको लेना होगा वो है रिड्यूसिंग योर वांट्स। ये एक ऐसा एक्शन है जिससे सभी स्ट्रगल करते हैं, इवन मेरा भी स्ट्रगल उसके साथ ख़त्म नहीं हुआ है। बट अगर आपको रिकवरी करनी है तो इस पे इफ़ेक्टिवली वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने वांट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और वो कभी हो भी नहीं पाएगा। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने वांट्स को कुछ समय के लिए एक पीरियड डिफाइन कीजिए कि अगले 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए अपने अपने वांट्स को 10% से 20% से आप उसे रिड्यूस करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे वांट वाले एक्सपेंसेस, चाहे वो वेकेशन हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई परचेज़ हो, उसको किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो करके बल्कि एक बजट सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग पर जाएं कि आप एक बजट डिफाइन करें कि इस बजट में मेरा वेकेशन जो भी होगा वो मैं करूंगा, रादर देन कि पड़ोस के शर्मा जी कहाँ गए थे अपने लास्ट वेकेशन के लिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब हम अपने फ्रेमवर्क के थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पर आते हैं जो कि है राइज। इस स्टेप के अंदर हम कुछ बोल्ड एंड अग्रेसिव स्टेप लेंगे जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को काफ़ी एक्सेलरेटेड फॉर्म में ग्रो कर सकता है। इसका सबसे पहला एक्शन आपको लेना है वो है अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स। अब चूंकि एक टाइम है जो कि लूज़ हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका सर्टन परसेंटेजेस जो कि जनरली एडवाइज्ड है कि 20% सेविंग में जाना चाहिए, उसको बढ़ाना पड़ेगा, मे बी 30, 40, 50% तक उसे सेव करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो भी हम सेव कर रहे हैं उसको हमें काफ़ी अग्रेसिव मोड में और ऐसे
इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर रिटर्न हायर हो। जनरली इक्विटी ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको फास्टर रिटर्न दे सकता है, जहाँ 5 to 6 ईयर्स के अंदर आपका कॉर्पस डबल हो सकता है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का परसेंटेजेस बढ़ाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट स्टेप के ऑप्टिमाइजेशन से जो भी पैसा आता है, चाहे वो आपके रिडक्शन ऑफ वांट से हो या फिर किसी रिस्ट्रक्चरिंग से हो, वो पैसा तो आप बहुत ही आसानी से हाई रिस्क ऑप्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, बिकॉज एनी विच वेज वो पैसा जो है आपके एक्सपेंसेस के अंदर जा रहा था। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो आखिरी कुछ सालों में मैंने अपना सेविंग परसेंटेज ऑफ माय इनकम वो 60% तक बढ़ा दिया था। एट द सेम टाइम मैंने उनको काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ बेस्ड इक्विटी ऑप्शंस के अंदर डालना शुरू किया था, बिकॉज आई वांटेड टू रीच टू माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज क्विकली एज पॉसिबल। राइज स्टेप का दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन आपको लेना है, वो है जनरेटिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। जनरली हमारी सोसाइटी में इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ढंग से नहीं देखा जाता है, बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है जिसको कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे और अगर आप स्पोर्ट्स क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, आप मैथ्स में अच्छे थे तो बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते हैं या फिर म्यूज़िक क्लासेस ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो मेरी तरह से अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सभी बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। ये आपकी इनकम को ग्रोथ ही नहीं देंगे, बट एट द सेम टाइम आपकी इनकम को एक लॉन्जिटिविटी भी देंगे कि आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये काम करते रह सकते हैं। मेरे पर्सनल केस में मैंने पिछले 1 साल से कंसल्टेंसी करना शुरू कर दिया था, और वो भी एक फैक्टर है जिसने कि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस दिया कि मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता हूं और 9 to 6 जॉब से बाहर निकल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक थर्ड एक्शन भी आप ले सकते हैं, वो है फाइंडिंग अ हाई पेइंग जॉब। कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ कंफर्ट या प्रोक्रेस्टिनेशन या लैक ऑफ स्किल की वजह से हम किसी एक जॉब के साथ बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो जॉब हमें बेस्ट पेइंग जॉब नहीं है तो भी। ऐसी सिचुएशन में फाइंडिंग अ जॉब विच इज़ हायर पेइंग वो आपकी इस रिकवरी जर्नी को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि कई बार जॉब चेंज और अगर शायद उससे जुड़ा हुआ सिटी चेंज भी है तो आपको उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल रीसेट करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि आपके सोशल बेंचमार्क्स ख़त्म हो गए होते हैं। तो अगर आपको अपने वांट्स कम करके एक नई लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी है तो वो भी कंपैरेटिवली आसान है इस सिचुएशन के साथ। वाइल ये 3R फ्रेमवर्क आपको इस रिकवरी की जर्नी को एक्सेलरेट करने में बहुत हेल्प करेगा, और अगर इसको इफ़ेक्टिवली फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बट स्टिल लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, तो इसलिए एक प्लान बी के लिए तैयार रहना हमेशा अच्छा है। ऐसे में प्लान बी काफ़ी ऑब्वियस हो सकता है कि हम ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक काम करेंगे, बट कुछ एक नॉट सो ऑब्वियस स्टेप भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिस लेवल की सिटी में रहते हैं उससे अगर टियर -1 सिटी के अंदर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो आपके रिटायरमेंट एक्सपेंसेस कंसिडरेबली कम हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो में दिए हुए स्टेप्स और एक्शंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। बाय।